सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम Al3+ solution by a certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen produced at STP from H+ ion in the solution with the same quantity of electric charge. तो देखो लॉजिक क्या है कि आपको Al3+ और H+ सेम चार्ज से डिपॉजिट कराना है, तो दोनों के लिए ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लें, सीरीज कनेक्शन की तरह काम हो जाएगा। So this is actually gram equivalents of aluminium will be equal to या Al3+ ion जो डिपॉजिट हो रहा है will be equal to gram equivalent of hydrogen gas. ये लॉजिक हुआ। तो एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराने के लिए हमारे पास 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, तो उसका 4.5 मोल डिपॉजिटेड है डिवाइडेड बाय 27, ये इसके मोल्स हो गए, इनटू n फैक्टर 3। और हाइड्रोजन के लिए आपको वॉल्यूम लेट से V डिपॉजिट करना है, दिस डिवाइडेड बाय 22.7 भी यूज कर सकते हैं। अब बुक्स में थोड़ा फॉल्ट रहता है तो यू मे यूज 22.4 आल्सो, बट एक्यूरेट सॉल्व करना है तो इट मस्ट बी 22.7, ठीक है। सो 22.7 ये मोल्स हो गए इसके, और इसका n फैक्टर 2 यूज कर लेंगे बिकॉज़ H+ से H2 बनाना है, H2 के 1 मोल बनाने के लिए आपको 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। यहाँ से सॉल्व करके V निकाल लेना। तो आपका हो सकता है इससे एग्जैक्ट आंसर ना मैच करे, 22.4 लीटर वाले ऑप्शंस में दिया होगा इन्होंने, आप 22.7 के टर्म में सॉल्व कर दो, उतना चलेगा मतलब। ये और अगर प्रिसाइसली सॉल्व करना है तो यहाँ STP की जगह 180 केल्विन कर लीजिए। ऑल्दो मेंस लेवल के क्वेश्चन में इतना वेरिएशन समझ लेते हैं बिकॉज इतना फॉल्ट रहता है बुक्स में। अगर आपको STP से प्रॉब्लम है तो 1 एटमॉस्फेयर 273 करके या 22.4 कर लीजिए और उससे सॉल्व करिए, अदरवाइज 22.7 से सॉल्व करना चाहिए। आंसर चेक करिए एक बार जल्दी से, आ जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4 is given current of 2 ampere pass for 5 hours through a molten metal salt deposited 2 gram of metal. The oxidation state of metal in the metal salt. ये भी देखो n फैक्टर का ही क्वेश्चन हो गया सीधे सीधे। अगर हमारा मेटल सपोज करो n प्लस ऑक्सीजन स्टेट में, तो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल सॉलिड बनाएगा, तो इसका मतलब 1 मोल मेटल डिपोजिशन के हमको n फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो हमारे पास 22.2 ग्राम मेटल डिपॉजिट हुआ डिवाइडेड बाय 177, ये इसके मोल्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। दिस इज इक्वल टू करंट इन टाइम एम्पियर, करंट इन एम्पियर 2 एम्पियर, और टाइम दिया है 5 आवर्स, तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 96500। समझ आया? 1 मोल मेटल डिपॉजिट कराने के लिए n फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, तो 22.2 बाय 177 वोल्ट डिपॉजिट करने के लिए इनटू n फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, और चार्ज को दूसरी तरह से करंट इनटू टाइम निकाला आपने, टाइम इन सेकंड्स अप्लाई करेंगे तो कूलम्स में वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसको 96500 से डिवाइड कर दो तो आपका रिजल्ट फैराडेज में आ जाएगा। यहाँ से सिंपलीफाई करके n निकालना है। दिस इज 2 into 5 into 3600 डिवाइडेड बाय 96500 into 22.2 into 177। यहाँ से सिंपलीफाई करके n निकाल लीजिएगा, ठीक है। आंसर चेक करते चलिएगा, अगर किसी भी आंसर में डिफिकल्टी हो तो आप एक बार चैट पे लिख दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा। अगर क्लियर है तो वी प्रोसीड लाइक दिस। फोर्थ के बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 इट्स गिवन, 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट्स। द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो जिंक देखो Zn2+ फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यू में राइट 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल जिंक डिपॉजिट होगा। हमने जो चार्ज सप्लाई कर रखी है वो कितना कर रखा है, 5 एम्पियर करंट और 40 मिनट्स, तो 40 into 60 इतने कूलम्स डिवाइडेड बाय 96500 इतने फैराडे चार्ज सप्लाई कर रखा है। सो अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिटेड आ जाएगा ये 5 into 40 into 60 डिवाइडेड बाय
96500, 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 फैराडे से इसका हाफ मोल डिपॉजिट होगा, तो इतने फैराडे से इतने मोल्स डिपॉजिट होंगे, और यहाँ से आपको अमाउंट ऑफ जिंक निकालना है, तो जिंक के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अमाउंट ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू 5 into 40 into 60 डिवाइडेड बाय 96500 into 1/2 into 65। ये आपका ग्राम्स में आंसर है। ओके, आफ्टर फिफ्थ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ वन। आंसर चेक करते चलना, किसी के भी कैलकुलेशन में आपको कहीं पे भी लगता है रिजल्ट नहीं आ पा रहा तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ दोबारा। कैलकुलेशन स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर कहीं पे डिफिकल्टी होगी तो बताना है। इफ इट इज क्लियर देन इट्स ओके। फिफ्थ ओके हो गया सबके लिए? देन क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है पासिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 16 मिनट एंड 5 सेकंड्स through 1 liter solution of cupric chloride. All copper of the solution was deposited at cathode. The strength of cupric chloride solution was, तो स्ट्रेंथ मतलब आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करनी है स्टार्टिंग में, तो पूरा कॉपर डिपॉजिट कराया हुआ है हमने, तो मोल्स ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास 8 लीटर सॉल्यूशन है, so let cupric chloride is molarity is m1, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस जो है वो m1 पता चल जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ सॉल्यूशन का। देखिए, और 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कराने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो 2 फैराडे होगा, तो 2 into m1 फैराडे चार्ज, और ये चार्ज हम लोग कहाँ से ला रहे हैं 1 एम्पियर करंट से 16 मिनट 5 सेकंड्स के लिए, सो 2m1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट इनटू 16 into 60 plus 5, ये टाइम हमने सप्लाई करा, डिवाइडेड बाय 96500, यहाँ से सॉल्व करके m1 निकालना है। सॉल्व करिए, देखिए इसका आंसर। एक बार आंसर वेरीफाई करिए फटाफट। Electrolysis of NaCl solution with inert electrodes for a certain period of time gives 600 centimeter cube of 1 m NaOH solution in the electrolytic cell. During the same period, this much amount of copper is deposited in the copper voltmeter in series with the electrolytic cell. What's the percentage current efficiency of the electrolytic cell? तो देखो क्या कर रहे हैं कि हम एक तरफ तो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से NaOH बना रहे हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे कॉपर के इलेक्ट्रोलिसिस करा के कॉपर डिपॉजिट करा रहे हैं। ठीक है, उसने पूछा होगा कि आपकी करंट इफिशियंसी कितनी है, मतलब आप एक्चुअल में कितने परसेंट करंट यूज कर पा रहे हो, यही लॉजिक हुआ। तो आपको सबसे पहले डेटा में दिया हुआ है कि NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से हम 1m 600 ml NaOH प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है कि 1 फैराडे चार्ज से 1 मोल NaOH प्रोड्यूस होगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको? You consume 1 Faraday charge, it will produce 1 mole of NaOH। ये चीज क्लियर है? या मैं लिख के दिखाऊं पहले? देखो, NaCl की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो NaCl आयनाइज होगा Na प्लस Cl माइनस में, वाटर आयनाइज होगा H प्लस एंड OH माइनस में, नोड पे आपने Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस बनाई, कैथोड ने H प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाया। तो आप देखो उसमें एक्चुअली में 2 फैराडे चार्ज कंज्यूम हो रहा है और 2 H प्लस और 2 Cl माइनस कंज्यूम हो रहा है, उससे 2 NaOH मोल बनेंगे। फाइनली यहाँ पे आपको 2 मोल्स ऑफ NaOH बन जाएगा। तो 2 मोल NaOH बनाने के लिए आपके पास देखो 2 फैराडे चार्ज कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब पर मोल ऑफ NaOH यू नीड 1 फैराडे चार्ज। तो जो हमारे पास मोल्स ऑफ NaOH प्रोड्यूस हुआ वो प्रोड्यूस हुआ है 1 into 0.6, यानी कि हमने जो चार्ज सप्लाई किया है या चार्ज नीडेड है जो हमारे लिए इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, वो 0.6 फैराडे नीडेड है। ठीक है,
अब यही चीज कॉपर के लिए अप्लाई कर लो। तो कॉपर डिपोजिशन के लिए आपको पता है कि कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर सॉलिड, और कॉपर डिपॉजिट कराने के लिए हमारे पास देखो 1 मोल के लिए 2 फैराडे चार्ज नीडेड। तो कॉपर जो डिपॉजिट कराना है हमको, वो कराना है 31.8 ग्राम। मोलर मास ऑफ कॉपर है 63.6। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये समझते 0.5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो चार्ज नीडेड है वो नीडेड है 0.5 इंटू 2 फैराडे, क्योंकि एक कॉपर डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज 1 फैराडे नीडेड। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मतलब जो करंट एक्चुअली में पास कर रहा है उससे 1 फैराडे चार्ज मिल रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड को, बट NaOH वाले में कितना पहुंच रहा है, केवल 0.6 फैराडे नीडेड है। तो उसका मतलब उसकी 40% करंट वेस्ट हो जा रही है। तो करंट एफिशिएंसी कितनी हुई, 60%। दो सेल यूज कर रहे हैं, एक वोल्टामीटर यूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज कर रहे हैं। तो उसने बोला वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टामीटर सेल में करंट एफिशिएंसी का आउटकम बताना है। तो करंट एफिशिएंसी कितनी हुई, 60%। ये समझ आया। हम 1 फैराडे चार्ज जो यूज कर रहे हैं उसका केवल देखो यहाँ 0.6 फैराडे यूज हो पा रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो रेस्ट इज वेस्ट। तो उसका मतलब 1 फैराडे से 0.6 फैराडे जो है वो यूजफुल है। इसका मतलब करंट एफिशिएंसी कितनी है हमारे लिए, 60%। समझ आई बात। थोड़ा ज्यादा लिखा आपको समझाने के लिए, अगर आपको शॉर्ट में करना था तो सिंपली फैराडेज निकालने थे। आपको थोड़ा समझ में आता है। NaOH के केस में 0.6 फैराडे, कॉपर के केस में 1 फैराडे, तो 60% करंट एफिशिएंसी। आफ्टर 9th you ask question number 17। ये तो क्लियर है ना पहले। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट फॉर 3 cells, 0.1 m कॉपर सल्फेट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, 1 m कॉपर सल्फेट copper electrode and 1 m KCl with platinum electrode. If the volume of the electrolytic solution is maintained constant in each cell, which is correct set of pH change in the A, B, C cell. तो ये आपको डायरेक्ट बताया था। कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस में देखो हमारे पास प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से कॉपर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और OH माइनस की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। तो फाइनल सॉल्यूशन में H2SO4 बनेगा। तो पहले वीकली एसिडिक सॉल्यूशन है, बाद में स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो पीएच क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ करेंगे। तो मैंने बताया था इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट होती नहीं है, दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसमें पीएच चेंज बिल्कुल नहीं आएगा, कांस्टेंट। और KCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो उसमें K प्लस और Cl माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस में H प्लस और Cl माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, फाइनली KOH बनेगा सॉल्यूशन में, तो पीएच इंक्रीज कर जाएगा। तो पहले डिक्रीज करेगा, बाद में सेकंड स्टेप में कांस्टेंट रहेगा, तीसरे स्टेप में इंक्रीज कर जाएगा। मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म कराई थी सबसे पहले दिन, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर, पीएच का वेरिएशन। कॉपर सल्फेट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर 2 प्लस एंड OH माइनस होगा, इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक बनने वाला है। कॉपर सल्फेट कॉपर इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट करते हैं, कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तीसरा स्टेप KCl के इलेक्ट्रोलिसिस में K प्लस और Cl माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस में H प्लस और Cl माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो फाइनली KOH बनेगा सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा, पीएच इंक्रीज कर जाएगा। राइट। देन यू आस्क 19th क्वेश्चन। Question number 19 इसके अंदर है the pH of 0.5 liter, the pH of 0.5 liter 1 m NaCl after electrolysis for 965 seconds using 5 ampere current is। तो देखो पहले आपको इलेक्ट्रोलिसिस से ये निकालना है कितना NaOH बनेगा। आपने 0.5 लीटर 1 m NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई है 965 सेकंड्स के लिए 5 एम्पीयर करंट से। तो आपको पता है कि NaCl तो न्यूट्रल होता है, तो अब इस प्रोसेस से कितना NaOH बनना है ये निकाल लेना आपको। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि 1 मोल NaOH बनाने के लिए 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है। तो आपने चार्ज कितना सप्लाई करा है पहले वो निकालिए।
तो चार्ज सप्लाइड हुआ हमारे पास 965 into 5 एम्पियर divided by 96500, so this becomes 0.05 farad. ठीक है, अब देखो वैसे तो अभी ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए अभी आपको इसमें परेशान नहीं कराएंगे, बट आपको थोड़ा सा भी इसका टेक्निकल वर्जन भी बताता हूँ। पहले आपने यहाँ से 0.5 फैराडे चेक कर लिया। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी देर आपने करंट सप्लाई करी है, अगर उस करंट सप्लाई के प्रोसीजर में बीच में कहीं पे भी NaCl खत्म हो गया, अगर बीच में NaCl कहीं पे भी खत्म हो गया तो उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाएगी, तो पीएच चेंज नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी तो चूंकि मेंस बेस्ड क्वेश्चन है तो आपने सीधे NaOH के मोल्स निकाले और अभी आप यहाँ से OH माइनस कंसंट्रेशन निकाल लोगे। अगर मुझे इसी सवाल को टफ करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपने जो करंट सप्लाई करी है उस करंट सप्लाई से NaCl बीच में ही कहीं खत्म हो जाएगा। तो जब बीच में खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पीएच चेंज बंद हो जाएगा, तो आप चाहे जितनी करंट सप्लाई करते रहो प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती रहेगी एंड दैट वोंट चेंज द पीएच। तो इस सवाल में ये चीज इंश्योर करनी चाहिए, स्पेशली अगर एडवांस का पेपर है, कि जो आपने करंट सप्लाई करी है उससे पूरा NaCl तो नहीं खत्म हो रहा है, तो ये चीज आप चेक कर लो। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl और निकाल लो पहले से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अगर हम निकालेंगे तो 0.5 लीटर 1 m यूज कर रहे हैं तो 0.5 मोल है। तो अगर 0.5 मोल NaCl यूज कर रहे हैं तो 0.5 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, बट हमने चार्ज सप्लाई करा है 0.05 फैराडे, तो ये इंश्योर हो गया कि NaCl अभी बचा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस NaCl की चल रही है। तो इसका मतलब जो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हमारी बनी वो 0.05 मोल्स बना इन 0.5 लीटर, so this becomes 0.1 m। तो यहाँ से अगर POH लिखेंगे तो वो आपका 13 POH आ जाएगा 1 और pH लिखेंगे तो 13। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाली लाइन चेक करना है। एडवांस लेवल क्वेश्चन में ये चीज जरूर चेक करी जाती है कि आपने जो चार्ज सप्लाई करा है उससे NaCl खत्म तो नहीं हो गया। अगर NaCl बीच में ही कहीं फिनिश हो जाएगा तो उस केस में आपको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि जहां NaCl खत्म हो गया उसके बाद आप जितना भी चार्ज सप्लाई कर रहे हैं उससे NaOH नहीं बन रहा है। NaOH केवल तभी तक बनेगा जब तक NaCl सोल्यूशन में प्रेजेंट है। एक बार NaCl खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस तो उसके बाद भी चलती रहेगी, बट विद दैट इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर विल टेक प्लेस और उससे पीएच चेंज नहीं होगा। क्लियर? और कोई डाउट? सो नेक्स्ट टाइम हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो बेसिकली है दैट डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ आयन, या जो मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होता है, वो लिखना है। तो उसमें दो तीन फैक्टर है, एक तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, आपने किस तरीके का मेटल ले रखा है उस पर डिपेंड करेगा। सॉलिड स्टेट के टाइम पे आपने पढ़ा हुआ है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एंड सेमी मेटल्स, नॉन मेटल्स या कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, तो आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज देखी हुई है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड स्ट्रक्चर पे ये चीज डिपेंडेंट है, ठीक है ना। वहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है। दूसरे केस में नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर एटम, मतलब जिसके पास नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर चेंज हो सकता है। एंड द थर्ड पैरामीटर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का केस बहुत ध्यान से हाईलाइट कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। तो टेम्परेचर के केस में याद रखना है डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर आपको साथ में ही रेजिस्टेंस वाली बात भी लिखनी है तो उसका उल्टा लिख लो, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज रेजिस्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस होता है। ये पॉइंट अलग से हाईलाइट कर लीजिए नीचे। हम लोग केमिस्ट्री में कंडक्टेंस ही पढ़ते हैं तो सारे फैक्टर कंडक्टेंस के टर्म में बता रहा हूँ, बट फिजिक्स के रिस्पेक्ट में अगर इस चीज को लिखना है तो ये चीज भी लिख लो, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, नोट डाउन करते हो चलना है, देखिए सारे पॉइंट्स। अब हमारे पास जो मेजर पोर्शन है जिसपे हम लोग केमिस्ट्री में डील करते हैं दैट इज कंडक्टेंस of the electricity in ions present in the solution is called electrolytic conduction, या इसी को ionic conductance बोलते हैं। तो electrolytic conductance या ionic conductance की जो conductivity है वो सॉल्यूशन में कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा, अभी मैं सारे फैक्टर्स आपको समझाऊंगा, पहले आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होगी। सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
In case of strong electrolyte, number of ions will be more. और अगर नंबर ऑफ आयंस मोर होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टेंस जो है वो या कंडक्टिविटी जो है वो हायर होगी। और अगर इसी के कंपैरिजन में आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो नंबर ऑफ आयंस होंगे तो नंबर ऑफ आयंस लेस होंगे, तो यहाँ से कंडक्टिविटी लेस हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हायर आएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जो लिखना है हमें, तो इसका मतलब अगर इसको सिंपल टर्म में समझना है तो नंबर ऑफ आयंस अगर मोर होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हायर होगी। ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल बी मोर इफ नंबर ऑफ आयंस विल बी मोर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को हाईलाइट कर लीजिए। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस विल बी मोर if number of ions are more। तो अगर एग्जांपल से कंपेयर करना है तो जैसे हमने HCl लिया, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एसिटिक एसिड से ज्यादा आएगी। हमने BaCl2 लिया, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस KCl से ज्यादा आएगी, बिकॉज BaCl2 से 3 आयन बनेंगे, KCl से 2 आयन बनेंगे। हमारी बात वहीं पे अगर हम लोग नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हायर होती जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है। अभी जैसे बेस ले लो कोई भी, जैसे NaOH ले लिया तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो NH4OH से ज्यादा आएगी। ठीक है, या फिर जैसे हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी हायर होती है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अगर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज स्पैरेंटली सॉल्युबल। पता ना, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये सबसे पहला फैक्टर नंबर ऑफ आयंस पे काम करेगा। अगर नंबर ऑफ आयंस लगभग सेम हो जाते हैं देन वी कंपेयर आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक साइज ऑफ आयन और एक चार्ज ऑफ आयन। तो अगर हमारा साइज ऑफ आयन स्मॉलर होता है तो इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हायर आती है, और अगर चार्ज ऑफ आयन मोर होता है तो इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हायर आती है। आयन छोटा और चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हायर। क्लियर यहां तक? तो यही दूसरा फैक्टर है, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस इन देयर सॉल्वेशन। उसका नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी पे भी डिपेंडेंट होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितना हाईली कॉन्सेंट्रेशन रखोगे उतने आयंस बढ़ते चले जाएंगे। एंड द लास्ट फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अलग से हाईलाइट कर दीजिए यहाँ पे, टेम्परेचर वाला फैक्टर। टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस है, अगर हम टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चेक करते हैं तो वो डिक्रीज करती है, और सॉल्यूशंस वाली कंडक्टेंस चेक करेंगे तो इंक्रीज करती है। दिस इज द डिफरेंस, तो आपको अच्छे से समझ लेना है और क्वेश्चन में बहुत केयरफुली डील करना होता है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करेंगे, और अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यानी सॉल्यूशंस वाली बात करेंगे तो वो इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम एग्जांपल से समझाएं आपको, जैसे आपको कंपेयर करना है LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CaCl।
इसमें आपको आयनिक मोबिलिटी कंपेयर करनी है, और ये सब हमने एक्वस फॉर्म में ले रखा है। या क्वेश्चन में लिखो कंपेयर आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस मीडियम। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। कंपेयर आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस मीडियम। अब ये सवाल आप बहुत बार कर चुके हो, बॉन्डिंग में भी करा होगा, आयनिक में भी करा होगा, तो फिर से बता दे रहा हूँ। तो अगर हम एक्वस मीडियम में चेक करेंगे तो सबसे पहले आप साइज चेक करो। तो Li प्लस एक्वस का साइज सबसे बड़ा आएगा, फिर Na प्लस एक्वस का साइज आएगा, फिर K प्लस एक्वस का साइज आएगा, फिर Rb प्लस एक्वस का साइज आएगा, और लास्ट में CS प्लस एक्वस का साइज आएगा। और यहाँ का इंटरेक्शन आपको याद होगा, दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। हमारा वाटर होता है दैट इज एन पोलर सॉल्वेंट, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये डाइपोल बन गया। और Li प्लस या K प्लस या CS प्लस जो भी है वो आयन हो गया हमारे लिए। सो दिस इज बेसिकली आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसका साइज ज्यादा छोटा होगा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, तो उसके केस में आयनिक मोबिलिटी या साइज जो है वो अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। सो Li प्लस का साइज स्मॉलर है, तो इससे इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, और जब पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो ये ज्यादा वाटर को सराउंड करेगा। इसलिए एक्वस मीडियम में Li प्लस का साइज सबसे बड़ा और Cesium प्लस का साइज सबसे छोटा होता है। तो अगर आप यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी कंपेयर करेंगे तो LiCl के लिए सबसे कम आएगी, NaCl के लिए उससे ज्यादा हो जाएगी, KCl उससे भी ज्यादा, then RbCl and finally CSCl। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो एक्वस मीडियम में जितना बड़ा साइज होगा आयनिक मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज को अगर दूसरे एग्जांपल से समझते हैं तो H प्लस एक्वस हमेशा किसी भी आयन से ज्यादा आयनिक मोबिलिटी कैरी करेगा, एंड द सेम थिंग फॉर OH माइनस एक्वस, इसकी भी आयनिक मोबिलिटी किसी भी करस्पॉन्डिंग एनाइन से ज्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कंपेयर करने के दो लॉजिक होंगे आपके पास, एक नंबर ऑफ आयंस, और अगर नंबर ऑफ आयंस सेम निकल गए तो आयनिक मोबिलिटी कंपेयर करने के लिए दो फैक्टर, एक साइज एक चार्ज। जिस आयन का साइज छोटा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। या बेटर टू से यहाँ चार्ज का अगर कंफ्यूजन रखना है तो नाइट्रेट आयन लिख लो। सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस चेक करना होता है। नंबर ऑफ आयंस अगर सेम निकल गए तो दूसरा फैक्टर चेक करते हैं आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी के लिए जो फैक्टर चेक करते हैं उसमें साइज और चार्ज। आयन का चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी आयनिक मोबिलिटी हाई रहेगी, और साइज छोटा होगा तो आयनिक मोबिलिटी हाई रहेगी। ठीक है, ये हमारे मेन फैक्टर्स हो गए जिससे आपको आयनिक मोबिलिटी कंपेयर करनी है। So ionic mobility, electrical conductivity, size in aqueous medium, इसी से हाइड्रेशन रेट लिया है, हाइड्रेशन एनर्जी, वो सारे फैक्टर यहीं से कंपेयर हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, अब देखो अभी तो हमने जितने फैक्टर्स लिखे ये सब कंडक्टेंस मेजर करने के हेल्प करते हैं, बट आपको पता है हम लोग केमिस्ट्री में सारे सॉल्यूशंस डील करते हैं। तो हमारे लिए प्राइमरली इंपॉर्टेंस होती है कि हम सॉल्यूशन के टर्म में कैसे डील करेंगे। तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर या
ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या नॉर्मेलिटी के टर्म में डील करते हैं. सो वी हैव टू बेसिकली डील्स विद द कॉन्सेंट्रेशंस. नेक्स्ट हम लिख रहे हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो इसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं और इसका मतलब होता है अल्फा इंक्रीज कर रहे हैं. बट यहाँ तक की बात तो सबको समझ आती है, बट उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो भी समझना है. सो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम या बेटर टू से कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस जो है वो डिक्रीज कर जाता है. तो अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे आप एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लो. इट गिव्स यू CH3CO- and H+. इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मान ले तो C into 1 - अल्फा C अल्फा एंड C अल्फा लिखेंगे. इसकी Ka वैल्यू लिखोगे तो आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा. वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा नेग्लिजिबल मान के आपने अल्फा की वैल्यू √Ka/C निकाल दी. तो देखो यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी और उससे अल्फा इंक्रीज किया. यहाँ तक की तो बात ठीक है. बट अगर आप यहीं पे H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालो तो दिस इज एक्चुअली C अल्फा. तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, अल्फा इंक्रीज कर रहा है, तो एक्जैक्टली यहाँ से प्रेडिक्टेबल नहीं है. बट अगर आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो इट कम्स आउट टू बी √CK. तो अब चूंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो सर्टेनली H+ कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज ही करेगी. सो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ही करता है. डिसोसिएशन से नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, ये बात सही है, बट साथ में चूंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है इसलिए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाता है. ये चीज आपको हाईलाइट कर लेनी है पोस्ट-वॉल डाइल्यूशन लॉ में. सो फ्रॉम पोस्ट-वॉल डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, अल्फा इंक्रीज करेगा. तो सर इन मतलब रिजल्टेंट में यही रहेगा ना कि कंडक्टिविटी घटेगी उसकी. हाँ बेटा, मतलब जो पूरा रिजल्ट कंडक्टिविटी रहेगा. बिल्कुल वही समझाना चाह रहा हूँ. तो डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी. यही चीज अभी लिखना चाह रहा हूँ. इसी चीज को भी रिजल्ट में लिखेंगे नीचे. पहले इस चीज को इतना पॉइंट सॉल्व कर लो क्योंकि ये तो पहले से आपने पढ़ रखा है. अब इसी से हम लोग कंडक्टिविटी रिलीज करेंगे क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, बट नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के बाद पर यूनिट वॉल्यूम वो चीज डिक्रीज कर जा रही है. तो इस चीज को क्लियरली दिमाग में रखना है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज ही करेगी. तो ये चीज देख लेना है, कंडक्टिविटी decreases with the decrease in concentration. या डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को आप डाइल्यूशन लिख सकते हो. बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात तो आसानी से समझ में आ रही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो वही है, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गया. बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डाइल्यूशन से अल्फा बढ़ता है बट ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही करती है. अगर इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, दिस इज बिकॉज this is due to decrease in number of ions per unit volume. This is due to decrease of number of ions per unit volume. तो आप देखिए अभी तक जो हमने सीखा ये कॉमन सॉल्यूशंस भी है, बट हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे उनकी या तो मोलारिटी पता होगी या नॉर्मलिटी पता होगी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डील विद देम. यहाँ पे एक नया टेक्निकल टर्म इनकॉर्पोरेट करेंगे. दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से. बहुत केयरफुली लिखिएगा. इस लैम्डा और इस लैम्डा में वही डिफरेंस है जो इसमें और इसमें है, क्योंकि इसी चैप्टर में स्मॉल लैम्डा का अलग मतलब होता है, इसलिए बहुत ध्यान से नोटेशन लिखिएगा. कैपिटल लैम्डा लिखा हुआ है
सो मोलर कंडक्टेंस वी रिप्रेजेंट विद कैपिटल लैम्डा m, और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है इसलिए इसको केयरफुली समझना है। क्वेश्चन में अगर ये डायरेक्ट वैल्यू लिख के आएगी तो आपको उसको मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी ही समझना है। सो इट्स एन स्टैंडर्ड नोटेशन। सो लैम्डा m, सो केयरफुली लिखिएगा, लाइन लंबी मत कर दीजिएगा, उसका अलग मतलब होता है इसी चैप्टर में, इसलिए ध्यान से लिखना है। कैपिटल लैम्डा स्मॉल लैम्डा, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए तो पढ़ेंगे तो लैम्डा ही, बट ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव बात है पासवर्ड की तरह, ठीक है। दिस इज लैम्डा m, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। सो राइट डाउन, it is the conductance due to it is the conductance due to it is the conductance due to 1 mole of an electrolyte. It is the conductance due to 1 mole of an electrolyte it is the conductance due to 1 mole of an electrolyte present in a solution. It is the conductance due to it is the conductance due to 1 mole of electrolyte present in a solution placed between two electrodes separated by 1 centimeter. देखो यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना होता है, अगर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो सीजीएस स्केल में होगा, और अगर सेपरेटेड बाय 1 मीटर कर देंगे तो ये एसआई स्केल में हो जाएगा। तो एज पर द यूनिट चेक करना पड़ता है। तो इफ इट इज सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर तो हम लोग सीजीएस स्केल में डील करेंगे, सेपरेटेड बाय 1 मीटर लिखेंगे तो एसआई स्केल में डील करेंगे, ठीक है। कॉमनली वी यूज सेंटीमीटर, तो मैंने आपको उसी में बता दिया, बट अगर यूनिट चेंज करेंगे तो आपको कन्वर्जन करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो अगर हमने सबसे पहले अपना लिखा कप्पा व्हिच इज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के अगर यूनिट लिख लें ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कंडक्टिविटी की यूनिट लिख लें ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका मतलब वी कैन राइट सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट have conductance kappa, तो इसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो उसकी वजह से कितनी कंडक्टेंस आएगी 1000 कप्पा। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है, लेट सॉल्यूशन इज हैव मोलारिटी कैपिटल M, ये यूनिट हो गई मोल्स पर लीटर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, तो वी मे राइट m moles of electrolyte की वजह से जो कंडक्टेंस हो गई 1 mole of electrolyte have conductance कप्पा into 1000, तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए ये चीज कैलकुलेट करेंगे ये वाली आ जाएगी कप्पा into 1000 by m, और इसी को हम लोग मोलर कंडक्टेंस लिख सकते हैं। तो यहीं से अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m इक्वल टू कप्पा into 1000 by m आ जाएगा। बस इस फॉर्मूले में जो ध्यान रखना है वो याद रखना है कि कप्पा की वैल्यू जो अप्लाई करनी है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में प्लेस करना है।
अगर कप्पा की सीजीएस यूनिट की बजाय एसआई यूनिट हो जाएगी तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो हमने टर्म लिखा मोलर कंडक्टेंस जो है वो मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन placed between two electrodes separated by 1 centimeter or 1 meter depending upon CGS and SI scale। अब देखो मोलर कंडक्टेंस की तरह एक और टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अपना टर्म लिखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा कैपिटल वैल्यू से। तो अगर लैम्डा एम लिखेंगे तो वो मोलर कंडक्टेंस होती है, लैम्डा लिखेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है। तो जैसे मोलर कंडक्टेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कंडक्टेंस थी, ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कंडक्टेंस होती है। फिर से फटाफट डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। Write down it is the conductance due to 1 gram equivalent of electrolyte due to 1 gram equivalent of electrolyte conductance due to 1 gram equivalent of electrolyte conductance due to 1 gram equivalent of electrolyte present in the solution (1 gram equivalent of electrolyte present in the solution placed between two electrodes separated by placed between two electrodes separated by 1 centimeter or 1 meter depending upon the scale। CGS scale में 1 centimeter, SI scale में 1 meter। तो जस्ट लाइक द अबव केस, फिर से बिल्कुल अगर हम इस चीज को अप्लाई करते हैं तो जब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर दिया तो अब की बार हमारे पास लेट सॉल्यूशन हैव नॉर्मलिटी कैपिटल N ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहीं से अगर हम लैम्डा का फॉर्मूला लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी कप्पा इनटू 1000 बाय N। तो उसी प्रोसीजर से जैसे पहला वाला फॉर्मूला सीखा है सेम तरीके से ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। और अब आपने ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टाइम पे नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर का कांसेप्ट सीख जाता है। तो अगर हम इसी चीज को अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी जो आएगी वो आएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर। ये आपको नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना है। थोड़ा उल्टा है, ध्यान से देखना है। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर होता है, यहाँ मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर होगा, जो कि फॉर्मूले में देखो नॉर्मलिटी नीचे डिवाइड है। तो आप नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी इनटू n फैक्टर अप्लाई करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है मोलर कंडक्टेंस अपॉन n फैक्टर आएगा। तो यू कैन सिंपली राइट मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर। तो क्वेश्चन करते टाइम कुछ खास नहीं, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टेंस कप्पा इनटू 1000 बाय m लिखना है, बस ध्यान रखना है यूनिट्स का। कप्पा शुड बी इन द यूनिट ऑफ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज कप्पा इनटू 1000 बाय m। यहाँ पे भी बस कप्पा की यूनिट का ध्यान रखना है, कप्पा मस्ट बी इन द यूनिट ऑफ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखो इसमें अगला सेगमेंट जो आता है दैट इज ऑफ यूनिट्स। अब ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ मतलब नॉर्मली केमिस्ट्री में यूनिट्स के बेस कोई क्वेश्चन नहीं आता,
बस दिस इज द सेगमेंट जहाँ पे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको यूनिट्स लिख के दे रहा हूँ, डायमेंशंस आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, या यूनिट्स भी लिखना हो तो अपने आप फटाफट लिख डालो। तो आपको यूनिट ऑफ चाहिए रेजिस्टेंस, उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। रेजिस्टेंस, resistivity, conductance, conductivity, molar conductivity, equivalent conductivity, and cell constant. सबकी यूनिट्स लिख डालिए फटाफट एक बार जल्दी से। एक ऐसा सेगमेंट है इसकी यूनिट्स पूछी जाती, तो रेजिस्टेंस की यूनिट आप लिखेंगे ओम, रेजिस्टिविटी यूनिट लिखेंगे तो इट इज ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, कंडक्टेंस की यूनिट लिखेंगे तो इट इज ओम इनवर्स, या इसी को कभी कभी मो भी लिखते हैं, MHO, या फिर करंट टाइम में एक और यूनिट होती है सीमेंस, तो कैपिटल एस लिख रहे हैं हम लोग, जैसे सीमेंस, ये ऐसा यूनिट है आपकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, सो यू मे राइट ओम इनवर्स, ओम इनवर्स कोई मो लिख सकते हैं, MHO, ओम का उल्टा लिख दिया जाता है, या सीमेन, तीनों यूनिट्स अलाउड है। उसके बाद कप्पा की वैल्यू लिखेंगे तो इट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जैसे को सीमेंस मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखेंगे, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस के लिए यूनिट लिखेंगे तो इट इज, बताओ भाई, इसका माउस कम्स आउट टू बी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, Siemens centimeter square per mole. Similarly, Siemens meter square per equivalent and Siemens centimeter square per equivalent. ये यूनिट आएगी मीटर इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। एक बार ध्यान से देख लो आप सारे यूनिट्स, कोई कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही हो तो बताएंगे। तो लैम्डा हम जैसे लिखा कप्पा इंटू 1000 बाई एम, कप्पा की यूनिट लिखो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 अपॉन मोल्स पर लीटर, एंड 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वहां से सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा एम इक्वल टू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स क्लियर। इसका नेक्स्ट हम लिखेंगे डिबाई हैकेल रूल। The next item, Debye Hackels rule. The next term, Debye Hackels rule. So
Empirical rule जो है लिखना है for strong electrolytes, for strong electrolytes lambda m equal to lambda m at infinite dilution minus a root c. ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट c. इसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस. This term is molar conductance at infinite dilution. C जो है वो concentration है, the unit of moles per liter, और A जो है वो एक constant है for a given type of electrolyte. लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट c. इसमें लैम्डा जो है वो मोलर कंडक्टेंस है, लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. रूट c में c जो है वो कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर में, और a जो है वो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो a जो है वो देखो प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंडेंट है. मतलब जब तक इलेक्ट्रोलाइट का टाइप नहीं चेंज होगा तब तक ये वैल्यू सेम होगी. ये चीज अलग से हाईलाइट कर लेना है. A is a constant for a given type of electrolyte, which is और specify कर लो. So write down A depends on type of electrolyte but not on the electrolyte. Like जैसे एग्जांपल लेके हम लोग, जैसे मान लो हमने KCl लिखा, तो KCl का चार्ज कैरियर K plus Cl माइनस है, ये 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ. तो आप इस NaCl लो, KCl लो, RbCl लो, सबके लिए A की वैल्यू सेम हो जाएगी. आपने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया जैसे BaCl2, ये 2:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ, क्योंकि बेरियम का चार्ज कैरियर 2 प्लस है और क्लोराइड में Cl-1 चार्ज कैरियर. लेटेस्ट से हमने लिखा Na2SO4, ये 1:2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगी. समझ आया? तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो उसके चार्ज कैरियर्स हैं अगर वो सेम हो गए तो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू ऑफ ए सेम होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू ऑफ ए डिफरेंट होती है. ये चीज समझ आई आपको? सो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू ऑफ ए इज सेम, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट इज डिफरेंट. इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर वैल्यू ऑफ ए डिपेंडेंट नहीं होती है, वैल्यू ऑफ ए डिपेंडेंट होता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर. तो जो चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है अगर वो सेम है तो वैल्यू ऑफ ए सेम है. जैसे NaCl है, KCl है, RbCl है, CaCl है, सबके लिए ए की वैल्यू सेम आएगी. तो अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू सेम हो जाती है. लैम्डा एम आप समझ गए, दैट इज मोलर कंडक्टेंस. लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हमने सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया तो उस कंडीशन में जो कंडक्टेंस आएगी मोलर कंडक्टेंस, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. और सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है? तो अब अगर हम यहाँ पे लैम्डा अगेंस्ट रूट ऑफ सी प्लॉट करते हैं तो देखो y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म हो गया. So if we plot lambda m against root of c, तो ये इस तरीके का प्लॉट आएगा, स्ट्रेट लाइन. इसी लाइन को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें पीछे तो जहां पे अपने y एक्सिस को इंटरसेप्ट बनाएगा दैट विल बी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. यहां से आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लेते हैं और जो उसकी स्लोप लिखेंगे वो -a के बराबर आएगा. अब ये चीज आप ले होगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और
और अब यही काम अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करेंगे, so in case of weak electrolyte ये ऐसे कर्वेचर आता है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर आप इसे आगे एक्स्ट्रापोलेट भी करेंगे तो भी आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट रेजोल्यूशन नहीं निकलने वाला है. तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया. So Debye-Heckel rule is only valid for strong electrolytes, not for weak electrolytes. Weak electrolytes के केस में ये कर्वेचर आता है. ये दोनों पॉइंट अपने को अलग से हाईलाइट कर लेना है. So नोट बना के ये पॉइंट लिखिए नीचे. पहले पॉइंट पे लिखिए Debye-Heckel rule is only applicable for strong electrolytes. Debye-Heckel rule is only applicable for strong electrolytes. Debye-Heckel rule is only applicable for strong electrolytes दूसरे पॉइंट में लिखिए with the help of this rule 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 molar conductance at infinite dilution can be calculated या can be obtained for strong electrolytes. क्योंकि आपको ग्राफ प्लॉट कराना है और ग्राफ प्लॉट कराने के बाद उसे एक्स्ट्रापोलेट करा देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी. तीसरे पॉइंट पे लिख लीजिए molar conductivity increases on increasing dilution या on decreasing concentration ब्रैकेट में लिख लीजिए on increasing dilution या on dilution. So molar conductivity increases on decreasing concentration, that is on dilution, both for strong and weak electrolyte. Both for strong and weak electrolytes. But for weak electrolytes, increase is sharp. But for weak electrolytes, molar conductivity increases sharply on dilution. So molar conductivity increases on decreasing concentration both for strong electrolyte and weak electrolyte. But for weak electrolytes, ramp time increases sharply on dilution. आप ग्राफ में इस चीज को देख सकते हो. जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बना रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन,
तो वो स्लोली इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जा रही है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में सडनली शार्पली इंक्रीज करती है, स्पेशली एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।